मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के बाद में अब हम देखते हैं मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन। छात्रों, विशाल मौर्य साम्राज्य को जो प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से जो प्रांतों के अंदर बांटा गया था छात्रों, तो हम देखते हैं मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा के लिए अपने विशाल साम्राज्य को 4 भागों के अंदर बांटा। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अपने साम्राज्य को चार भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा। सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे। पांच प्रांत या भाग थे। 5 प्रांत थे। मौर्य काल में चार प्रांतों में बांटा, ऐसे करते हैं छात्रों, यहां प्रांतों में बांटा। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्यकालीन प्रांत, मौर्य कालीन प्रांत। अब प्रांत कौन कौन से थे वो देखते हैं छात्रों। कितने प्रांत थे? 5। पहला प्रांत वह राजधानी। राजधानी तो प्रांत कौन सा छात्रों? उत्तरापथ। उत्तरापथ। राजधानी है इसकी तक्षशिला। तक्षशिला राजधानी कौन सी छात्रों? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र राजधानी इसकी उज्जैनी। राजधानी कौन सी है? उज्जैनी, जिसे हम उज्जैन भी कहते हैं। प्राची। दक्षिणापथ। तो प्राची की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। कलिंग, इसकी राजधानी थी तोसली। तोसली, क्या राजधानी थी? तोसली। तो ये जो 4 प्रांत थे ये किसके समय थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये प्रांत किसके समय बना? अशोक के समय। अशोक के समय ये प्रांत कब बना छात्रों? अशोक के समय। तो मौर्य काल में कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। 4 प्रांत किसके समय थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 5वां जो प्रांत थे वो कब बना? सम्राट अशोक के समय। छात्रों,
जो मौर्यकालीन प्रशासन है, मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत है जो प्रांत के जो अधिकारी हैं उसके बारे में देखते हैं हम कि प्रांतों का शासन कुमार या आर्यपुत्र के हाथ होता था। प्रांतों का शासन कुमार या आर्यपुत्र के हाथों होता था। आर्यपुत्र के हाथों में होता था। आर्यपुत्र के हाथों में होता था। इनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। जिसे एक मंत्री परिषद होती थी जिसे महामात्र कहा जाता था। महामात्र कहा जाता था। जिसे महामात्र कहा जाता था। अशोक के शिलालेखों के अनुसार, इसके अनुसार अशोक के शिलालेख के अनुसार छात्रों प्रांतों में गवर्नर, प्रांतों में गवर्नर प्रांतपति के लिए गवर्नर होता था जिसे प्रांतपति कहा जाता। उसके लिए राष्ट्रीय व राष्ट्रपाल, राष्ट्रीय जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार राष्ट्रीय व राष्ट्रपाल शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रपाल अर्थशास्त्र के अनुसार शब्द का प्रयोग किया गया। शब्द का प्रयोग किया गया। प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन, तो प्रांतीय शासन के अंतर्गत छात्रों प्रांत, यहां का शासक होता था आर्यपुत्र या कुमार। प्रांत का शासक कौन होता था? आर्यपुत्र या कुमार। जनपद, या मंडल, यहां का जो शासक होता था उसका नाम वो था प्रादेशिक या प्रदेष्टा। प्रादेशिक या प्रदेष्टा, प्रादेशिक या प्रदेष्टा। विषय आहार, मतलब जिले। विषयपति, यहां पर अधिकारी कौन होता था? विषयपति। स्थानिक, 800 गांवों का समूह,
800 गांवों का समूह, द्रोणमुख, खरवाटिक, 400 गांवों का समूह, 200 गांवों का समूह, 200 गांवों का समूह, 200 गांवों का समूह, संग्रहण, 10 गांवों का समूह और गांव। तो छात्रों, जो प्रांतीय व्यवस्था है, प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अपने साम्राज्य को 4 भागों के अंदर बांट रखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अपने जो साम्राज्य को कितने भाग में बांट रखा था? 4 भागों के अंदर उसने बांट रखा था। सम्राट अशोक के समय, जो सम्राट अशोक थे उनके समय के अंदर मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों के अंदर विभक्त, 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अर्थात साम्राज्य के अंदर वृद्धि हुई। मौर्य शासक सम्राट अशोक ने कलिंग देश पर विजय प्राप्त की और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद में उसे अपना 5वां राज्य बनाया। तो मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था छात्रों? चक्र के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और मौर्य कालीन जो प्रांत थे, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी, जिसे उज्जैन भी कहते हैं। प्राची देश की जो प्राची प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। कलिंग प्रांत की राजधानी थी तोसली। तो छात्रों, ये कलिंग था, कलिंग अशोक के समय के अंदर बना। बाकी ये ऊपर की जो 4 उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, प्राची तथा दक्षिणापति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अंदर प्रांत बने। अशोक के समय मात्र एक प्रांत बना, वो कौन सा था? कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। प्रांतों का शासन जो कुमार या आर्यपुत्र के हाथ में होता था। प्रांतों के अंदर जो शासन करते थे वो कौन करते थे? कुमार या आर्यपुत्र करते थे। और प्रांतों के अंदर शासक की जो नियुक्ति करता था, नियुक्ति कौन करता था? राजा द्वारा इनकी जो नियुक्ति की जाती थी। इनकी सहायता के लिए जो कुमार तथा प्रांत है, इनकी कुमार तथा आर्यपुत्र है, ये प्रांतों के शासक है कौन? कुमार और आर्यपुत्र। तो इनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। तो इनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। तो छात्रों, जो प्रांतों के अंदर शासन था, किसका शासन था? कुमार व आर्यपुत्र का। प्रांतों के अंदर जो शासन करता था कौन करता था? कुमार व आर्यपुत्र जो प्रांतों के अंदर शासन करते थे। और इनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे अशोक के शिलालेखों के अंदर, किसके अंदर? सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, सम्राट अशोक के शिलालेखों के अंदर जो उसे क्या कहा गया? महामात्र कहा गया। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि जो कुमारों अर्थात आर्यपुत्र की सहायता के लिए प्रांतों के अंदर एक मंत्री परिषद का भी गठन किया गया था, जो महामात्र कहलाती थी। प्रांतों में गवर्नर होते थे। गवर्नर क्या कहलाते थे? प्रांतपति। क्या कहलाते थे? प्रांतपति कहलाते थे। और इन गवर्नरों के लिए राष्ट्रीय शब्द का तथा राष्ट्रपाल शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके अनुसार? जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार जो पता चलता है कि प्रांतों के गवर्नर के लिए राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया। जबकि अर्थशास्त्र के अनुसार यह पता चलता है कि प्रांत के गवर्नर के लिए राष्ट्रपाल शब्द का प्रयोग किया गया। तो छात्रों, प्रांतीय जो शासन व्यवस्था थी इस प्रकार से थी कि प्रांत का जो अधिकारी होता था कौन क्या होता था? आर्यपुत्र या कुमार कहलाता था। प्रांत के नीचे मंडल या जनपद होता था। प्रांत के नीचे क्या होता था? मंडल या जनपद होता था, जिसका अधिकारी था प्रादेशिक या प्रदेशता कहलाता था। विषय या आहार, इसका अधिकारी क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। और इसके नीचे स्थानिक होता था, जिसे कि 800 गांवों का समूह कहा जाता था। द्रोणमुख होता था। ये जो 400 गांवों का समूह है खरवाटिक है, ये
200 गांवों का समूह होता है, स्थानिक 800 गांवों का समूह, द्रोणमुख 400 गांवों का समूह, खरवाटिक जो 200 गांवों का समूह था, संग्रहण 10 गांवों का समूह। संग्रहण क्या होता था? 10 गांवों का जो संग्रह होता था। और सबसे नीचे क्या होता था? ग्राम। ग्राम का मतलब गांव। सबसे नीचे क्या आता था? गांव आता था। और गांव का जो अधिकारी था वो अधिकारी क्या कहलाता था? ग्रामीणी। ग्रामीणी। ग्रामीणी क्या कहलाता था? ग्रामीणी। गांव का अधिकारी, गांव का अधिकारी, गांव का अधिकारी क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। तो इस प्रकार से छात्रों ये मौर्यकालीन जो ये शासन व्यवस्था थी। तो आप देखते हैं छात्रों की मौर्य काल के अंदर प्रमुख जो अधिकारी थे, प्रांतीय अधिकारी, वो कौन कौन से थे? मौर्यकालीन प्रमुख प्रांतीय अधिकारी। छात्रों इसमें आपने देखा कि प्रांत के अंदर आर्यपुत्र और कुमार शासन करते थे। जनपद मंडल में, जनपद को मंडल भी कहा जाता था, इसमें प्रादेशिक प्रतिष्ठा शासक करते थे। विषय जिसे जिला भी कहा जाता था, आहार भी कहा जाता था, इसमें विषयपति शासन करते थे। और जिले के नीचे अर्थात विषय के नीचे स्थानिक आता था जो 800 गांवों का समूह था। उसके नीचे द्रोणमुख आता था जो 400 गांवों का समूह था। उसके नीचे खरवाटिक जो कि 200 गांवों का समूह था। और फिर संग्रहण जो 10 गांवों का समूह था। और अंत में जो गांव आते थे। तो छात्रों गांवों का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामीणी कहलाता था। इस प्रकार से जो मौर्यकालीन ये प्रांतीय व्यवस्था थी। अब हम मौर्यकालीन प्रांतीय जो शासन के प्रमुख अधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मौर्यकालीन प्रमुख प्रांतीय अधिकारी, मौर्यकालीन प्रमुख प्रांतीय अधिकारी, मौर्यकालीन प्रमुख प्रांतीय अधिकारी। मौर्यकालीन प्रमुख प्रांतीय अधिकारी प्रतिवेदक सम्राट को विभिन्न कार्यों की सूचना देने वाला, विभिन्न कार्यों की सूचना देने वाला अधिकारी। सम्राट को विभिन्न कार्यों की सूचना देने वाला अधिकारी महामात्र। महामात्र नगर प्रशासन से संबंधित, नगर प्रशासन से संबंधित उच्च अधिकारी, नगर प्रशासन से संबंधित उच्च अधिकारी राजूक, ग्रामीण जनपदों की देखभाल करने वाला अधिकारी, करने वाला अधिकारी, ग्रामीण जनपदों की देखभाल करने वाला अधिकारी, प्रादेशिक मंडल अर्थात कमिश्नरी का प्रधान अधिकारी का प्रधान अधिकारी का प्रधान अधिकारी, धम महामात्र, धम महामात्र विभिन्न संप्रदायों में
विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने वाला, अधिकारी, इस अधिकारी की नियुक्ति अशोक ने की, अशोक द्वारा की गई। इस अधिकारी की नियुक्ति अशोक द्वारा की गई। युक्त केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र में स्थानीय शासकों के मध्य संपर्क करने वाला अधिकारी, शासकों के मध्य, केंद्र व स्थानीय शासकों के मध्य संपर्क करने वाला अधिकारी, संपर्क करने वाला अधिकारी, संपर्क करने वाला अधिकारी, स्थानाध्यक्ष, महिलाओं के नैतिक आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी, महिलाओं के नैतिक आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी, ब्रज भूमिक, ब्रज भूमिक, ब्रज भूमिक, ब्रज भूमिक, गोचर भूमि में बसने वाले गोपों की देखभाल करने वाला, गोचर भूमि में बसने वाले गोपों मतलब ग्वालों की देखभाल करने वाला, अधिकारी, देखभाल करने वाला अधिकारी, दक्षिण नगर में अनुशासन व अपराधियों का दमन करने के लिए, नगर में अनुशासन व अपराधियों का दमन करने के लिए पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षण कहा गया। ग्रामिक,
गांव का प्रमुख अधिकारी, गांव का प्रमुख अधिकारी, गांव का प्रमुख अधिकारी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, गांव होते थे, गांव होते थे। तो छात्रों इसमें देखिए आपकी जो मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी है, मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मौर्यकालीन जो प्रमुख अधिकारी हैं वो है प्रतिवेदक। प्रतिवेदक क्या था? सम्राट को विभिन्न कार्यों की सूचना देने वाला अधिकारी, जो विभिन्न प्रकार के कार्य थे उनकी सूचना प्रतिवेदक के द्वारा सम्राट को दी जाती थी। महामात्र नगर प्रशासन से संबंधित उच्च अधिकारी होता था। नगर के अंदर जो नगर प्रशासन था उससे संबंधित सबसे उच्च अधिकारी महामात्र था। राज्यों के ग्रामीण जनपदों की देखभाल करने वाला अधिकारी था प्रादेशिक मंडल। जो कमिश्नरी व्यवस्था थी, संभाग जो स्तर था वहां का क्या था? ये प्रमुख अधिकारी था। धम्म महामात्र, सम्राट अशोक द्वारा इस धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ये विभिन्न संप्रदायों में क्या करता था? सामंजस्य स्थापित करता था। जैसे हिंदू, बौद्ध और जैन तीन प्रकार के जो प्रमुख धर्म थे, तो इन धर्मों के लोगों में आपस में सामंजस्य स्थापित करने का काम कौन करता था? ये धम्म महामात्र करता था। युक्त केंद्र व स्थानीय शासकों के मध्य संपर्क करने वाला अधिकारी, केंद्र में स्थानीय शासकों के मध्य संपर्क करने वाला, दोनों के मध्य की जो कड़ी थी वो कौन था? युक्त था। स्त्राध्यक्ष, महिलाओं के नैतिक आचरण की देखभाल करने वाला यह अधिकारी था। ब्रज भूमिक, गोचर भूमि में निवास करने वाले जो गोपों की देखभाल करने वाला ये अधिकारी था। ग्रामीण, गांव का प्रमुख ये अधिकारी था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होते थे? गांव होते थे। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव है। रक्षण, नगर में अनुशासन में अपराधियों का दमन करने के लिए पुलिस व्यवस्था थी। नगर के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए वे अपराधियों का दमन करने के लिए पुलिस व्यवस्था थी, और उस पुलिस व्यवस्था को क्या कहते थे? रक्षण कहा जाता था। और गांव जो होते थे, गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होते थे। गांव का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? ग्रामीणी होता था। ग्रामीणी होता था। इसे ग्रामीण के नाम से भी जानते थे। इसे क्या कहते थे? ग्रामीण या ग्रामीणी क्या कहते थे छात्रों? इसे ग्रामीण कहते थे, या फिर इसे ग्रामीणी भी कहा जाता है। ग्रामीणी। अब छात्रों हम देखते हैं मौर्यकालीन नगर प्रशासन। मौर्यकालीन जो नगर प्रशासन था वो किस प्रकार से था उसके बारे में चर्चा करते हैं। मौर्यकालीन नगर प्रशासन, मौर्यकालीन नगर प्रशासन। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक कहलाता था। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक। नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? नागरिक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर परिषद की, मेगास्थनीज के अनुसार यूनानी राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निवास करता था। मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार
पाटलिपुत्र की नगर परिषद की पाटलिपुत्र की नगर परिषद पाटलिपुत्र की नगर परिषद में मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। एक समिति में 5 सदस्य, एक समिति में 5 सदस्य व नगर परिषद में 30 सदस्य होते थे। नगर परिषद में 30 सदस्य होते थे। नगर परिषद में 30 सदस्य होते थे। समिति और उनके कार्य, समिति व कार्य, समिति व कार्य। प्रथम, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। प्रथम समिति उद्योग व शिल्पियों का निरीक्षण करना। उद्योग व शिल्पियों का निरीक्षण करना। द्वितीय, विदेशियों की देखभाल करना। द्वितीय, विदेशियों की देखभाल करना। विदेशियों की देखभाल करना। तृतीय, जनगणना करना। जनगणना करना। चतुर्थ, व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य की देखभाल करना, देखरेख करना। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। निर्मित वस्तुओं के विक्रय की व्यवस्था करना। विक्रय की व्यवस्था करना। षष्ठ, बिक्री कर वसूलना। या छठी, बिक्री कर वसूलना। बिक्री कर वसूलना। तो मौर्यकालीन जो नगर प्रशासन है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी वो कौन है? नागरक है।
मौर्यकालीन जो प्रमुख अधिकारी नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? नागरक कहलाता है। और मेगस्थनीज नाम का जो यूनानी राजदूत है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर निवास करता है। ये यूनानी राजदूत क्या बताता है कि पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के अंदर जो एक नगर परिषद विद्यमान है उस नगर परिषद के अंदर 30 सदस्य हैं और 30 सदस्यों वाली 6 समितियों का उसने क्या किया है कि वर्णन किया है। मतलब प्रत्येक जो समिति है प्रत्येक समिति के अंदर कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं और समितियां कितनी है? 6। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य हो गए। तो समिति कितनी है? समितियों की संख्या है समिति कितनी बताई इसने? 6 बताई है। और सदस्य कितने बताए इसमें? सदस्य बताए 30। तो प्रत्येक समिति के अंदर कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। तो इस प्रकार से जो 30 सदस्यों वाली एक नगर परिषद का निर्माण किया गया है। छात्रों, मौर्य काल के अंदर सर्वप्रथम जनगणना की जानकारी मिलती है। मौर्य काल के अंदर सर्वप्रथम पुलिस जो महिला पुलिस की हमें जानकारी मिलती है। मौर्य काल के अंदर सर्वप्रथम विष कन्याओं की जो जहरीली औरतें होती थी, जहरीली स्त्रियां हैं, तो उस विष कन्याओं की हमें जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल के अंदर सर्वप्रथम विवाह पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होता है उसका उल्लेख मिलता है। विवाह पंजीकरण का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। मैरिज ब्यूरो का हमें जो प्रमाण प्राप्त होता है यहाँ से। तो छात्रों, इस प्रकार से जो मौर्य काल है, मौर्य काल की जो ये नगरीय व्यवस्था थी। छात्रों, जो अब हम देखते हैं मौर्यकालीन नगर में कौन कौन से जो अन्य अधिकारी थे, उन अधिकारियों के बारे में हम देखते हैं। तो मौर्यकालीन जो नगर है उनके जो अन्य अधिकारी है तो उस अधिकारियों के बारे में देखते हैं कि यूनानी स्रोतों के अनुसार 3 प्रकार के अधिकारी, यूनानी स्रोतों के अनुसार 3 प्रकार के अधिकारी, 3 प्रकार के अधिकारी तो यूनानी स्रोतों के अनुसार नगर के अंदर 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। तो छात्रों को देखते हैं कौन कौन से अधिकारी होते थे। पहला जो है छात्रों को है एग्रोनोमोई नाम का अधिकारी है। ये क्या कार्य करता था? जिलाधिकारी। ये क्या था छात्रों? जिलाधिकारी था। और इसका विशेष कार्य क्या था? विशेष कार्य था मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी। मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी। मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी। इसके बाद में छात्रों एंटी नोमोई, अगला जो अधिकारी था एंटी नोमोई। ये अधिकारी था छात्रों, ये नगर आयुक्त, इसे कहा जाता था नगर आयुक्त। और सैन्य अधिकारी। तो यूनानी जो लेखक थे, यूनानी विद्वानों द्वारा जो 3 अधिकारी बताए गए हैं, यूनानी अधिकारियों द्वारा यूनानी विद्वानों द्वारा नगर के अंदर 3 अधिकारी बताए गए मौर्य काल के अंदर। एग्रोनोमोई, कौन सा पहला अधिकारी कौन सा था? एग्रोनोमोई। इसे जिलाधिकारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिलाधिकारी। और ये मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी होता था ये। इसके अतिरिक्त एंटी नोमोई था, ये नगर का आयुक्त कहलाता था। तथा तीसरा अधिकारी था सैन्य अधिकारी। तो यूनानी स्रोतों ने एग्रोनोमोई, एंटी नोमोई तथा सैन्य अधिकारी, ये 3 जो अधिकारी बताए हैं नगर के। जबकि मौर्य काल के अंदर नगर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? नागरक होता था। और मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के अंदर एक नगर परिषद थी और नगर परिषद के अंदर 30 सदस्य थे। इन 30 सदस्यों को 6 समितियों के अंदर बांटा गया था। प्रथम समिति थी, उसका कार्य ये था उद्योग व शिल्पियों का निरीक्षण करना। दूसरी जो समिति थी उसका कार्य था विदेशियों की देखभाल करना।
तीसरी समिति का कार्य जनगणना करना तथा चौथी समिति का कार्य व्यापार वाणिज्य की देखरेख करना। पांचवी जो समिति थी उसका कार्य था निर्मित वस्तुओं के विक्रय की व्याख्या करना और छठी जो समिति थी उसका कार्य था बिक्री कर वसूलना। तो इस प्रकार से मौर्यकालीन जो नगरीय प्रशासन था। तो छात्रों अब हम देखते हैं मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी उस सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं।